बेटा आज हम शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर है +1 बायोलॉजी का। क्लियर? लिविंग वर्ल्ड मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उन सबको हम लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। क्लियर? और इसी को हम बायोलॉजी भी बोलते हैं। सो व्हाट इज बायोलॉजी? The study of living organisms present on the earth. अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? टर्म बायोलॉजी जो है दिस वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्राइवेरिनस। लेमार्क एंड ट्राइवेरिनस इन दोनों ने बायोलॉजी की टर्म जो वर्ड बायोलॉजी है वो इन्होंने सबसे पहले यूज करा था। लेकिन बायोलॉजी का कंसेप्ट बहुत पुराना है। आज से 2500 साल पहले 2500 इयर्स बैक जो है बायोलॉजी का कंसेप्ट हमारे पास आ गया था। लेकिन इससे पहले भी बायोलॉजी चलती थी, लेकिन जो बेसिक रिटन फॉर्म में हमारे पास बायोलॉजी का कंसेप्ट है वो हमारे पास आया। तो हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरिस्टोटल। ये फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी थे, यानी कि इन्होंने एनिमल्स की स्टडी करी और एनिमल्स के बारे में बताया था। क्लियर? बायोलॉजी की एक ब्रांच और है प्लांट्स की स्टडी, उसको हम बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेजिस। थियोफ्रेजिस जो है इन्होंने बॉटनी के बारे में सबसे पहले बताया था। एक्चुअल में थियोफ्रेजिस अरिस्टोटल का स्टूडेंट ही था। इस पर्सन ने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में बताया था। क्लियर? तो ये भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी बेटा बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? मैंने तो सिर्फ 2 हिस्से बताए हैं बायोलॉजी के, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो मोर देन 300 फील्ड्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। क्लियर? उनको चूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, सो मेनी ब्रांचेस। किसी वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी ब्रांचेस है बायोलॉजी की जिनमें हम जा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है? ये तो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वही हम थोड़ा सा करेंगे डिटेल में। क्लियर? अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्पीशीज जो है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर दैट वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिज्म वो डेड हो जाएगा। स्पीशीज खत्म नहीं होती लेकिन ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। क्लियर? स्पीशीज कब खत्म होती है, कब एक्सटिंक्ट होती है? जब उस स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है सब खत्म हो जाए। क्लियर? सो लिमिटेड लाइफ स्पैन होने के कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दिस इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, 1 से 2 हो सकती हैं। अब ये बोर्ड है, ये पेन है, ये 1 से 2 अपने आप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइड, कैन रिप्रोड्यूस, कैन मल्टीप्लाई and form same kind of other organisms. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है साइज में बड़े हो जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े कैसे होंगे? आइदर बाय सेल डिवीजन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। तो बाय सेल डिवीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं। बाय सेल इलॉन्गेशन, यानी कि सेल जब बड़े हो जाते हैं तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
साइज में ग्रो कर सकते हैं एंड बाय डिपोजिशन ऑफ मटीरियल inside the cell सेल के अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है तो भी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ जो है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार ग्रोथ हो गई ये दोबारा डी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये आप जानते हो, हमारी हाइट है, एक बार बढ़ गई तो वापस छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ग्रोथ इरिवर्सिबल है। क्लियर? अब नॉन लिविंग थिंग भी कुछ ऐसी हैं जो ग्रो करती हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन साइज में ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो आप क्या कहोगे? माउंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नो। माउंटेन क्यों ग्रो करता है? क्योंकि माउंटेन के ऊपर, माउंटेन की बॉडी के बाहर डिपोजिशन होती रहती है, सैंड की, डस्ट की, सॉइल की, मिनरल्स की डिपोजिशन होती रहती है, जिसके कारण माउंटेन का साइज बड़ा होता है। तो हम माउंटेन को लिविंग नहीं बोल सकते, माउंटेन नॉन लिविंग है, बट इट ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। दैट्स व्हाई। ऐसे सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड के पहाड़ रेगिस्तान में, डेजर्ट में आपको मिल जाएंगे। तो सैंड के जो ड्यून्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते रहते हैं, बट उनकी ग्रोथ जो है वो भी नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि उनमें भी डिपोजिशन बाहर होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म मीन्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हो रहे हैं, उन सबको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब हमारी बॉडी है, हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को। तो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है? वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या हो गया? दिस इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ्स है, प्लांट्स अपने पौधे जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, क्लियर? तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर? सो कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक मतलब जिसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स टूट के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लार्जर पार्टिकल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लियर? सो बड़े पार्टिकल्स टूट के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, और इन दिस प्रोसेस द एनर्जी रिलीज्ड, इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो निकलती है, रिलीज होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? दीज आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट हैपेंड? ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, इसकी ब्रेकडाउन होती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? सो इसमें ये जो कन्वर्शन हो रही है, इसमें बड़ा पार्टिकल्स, ग्लूकोज बड़ा पार्टिकल है, वो टूट के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस उल्टा है। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? स्मॉलर पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं और बिगर पार्टिकल्स बनाते हैं, बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं जुड़ के। सो इस प्रोसेस में एनर्जी गेन पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज होती है एनर्जी। सो क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स में, अब प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस उसमें क्या हो रहा है? उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? उसमें उल्टा ये प्रोसेस है, रेस्पिरेशन से उल्टा है।
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर? सो दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम क्या बोल देते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। सो क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस मीन्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी बाहर से स्टिमुलस हमें आता है, हम उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस प्रॉपर्टी बट नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, अपने आप को अडेप्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई में। क्लियर? लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म का कॉन्शियसनेस जो है डिफरेंट टाइप का होता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमें कोई टच करे, हमें महसूस हो जाता है किसी ने टच किया। गर्मी है, हमें पता चल जाती है। सर्दी है, वो भी हमें पता चल जाती है। क्लियर? सो मतलब कहने का ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिनके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, गर्मी है, बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, 44 डिग्री हो गया। क्लियर? लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। तो व्हाट हैपेंड? क्या होगा? हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं हाई टेम्परेचर में। सो बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है और स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? और उससे हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सो ये कॉन्शियसनेस है। सर्दियों में शिवरिंग होती है। क्यों होती है शिवरिंग? अगेन द सेम, जब शिवरिंग होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? दिस ऑल आर द कॉन्शियसनेस। ऐसे ही प्लांट्स है, टच मी नॉट आपने सुना होगा। ठीक है, टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट। अब हम उसको टच करते हैं तो उसके लीव्स श्रिंक कर जाते हैं, उसकी टहनियां, उसका स्टेम जो है वो बेंड कर जाता है। क्यों कर जाता है? ये भी एक कॉन्शियसनेस है। क्लियर? रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। इसको हम बोलते हैं सेसिमोनास्टी। ये आप पढ़ोगे 4th यूनिट में। क्लियर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेसिमोनास्टी। ये एक मूवमेंट है, टाइप ऑफ मूवमेंट है। अर्दर प्रेशर डिफरेंस इसमें हम देखते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? दिस इज द कॉन्शियसनेस। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्शियसनेस। क्लियर? और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आप लिख सकते हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन सभी को पता है, मैंने पहले भी आपको बताया। मल्टीप्लाई करना, अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे से छोटे बैक्टीरिया है और बड़े से बड़े हम ऑर्गेनिज्म है, वेल है, क्लियर, ब्लू वेल, एज वेल एज एलिफेंट है। सो हर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन तुम लोगों को पता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, यूनिपेरेंटल होती है, और इसमें आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सेम एज लाइक द पेरेंट्स। वेरिएशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें गैमीट की फ्यूजन नहीं होती। दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप सबको पता है, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, और जाइगोट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें वेरिएशन आती है, ये बाइपेरेंटल होती है। कई केसेस में यूनिपेरेंटल हो सकती है, मतलब एक ही पेरेंट में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है? जैसे एनिमल्स में हम देखें टेपवॉर्म, टेपवॉर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है? बट फ्यूजन ऑफ गैमीट होनी है, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन तो होनी है, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
हैं और इसमें वेरिएशन आती है। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, जो वेजिटेटिव पार्ट, एक्चुअली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी। क्लियर? प्लांट्स में आपको मिल जाएगी। इसमें प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ वो टूट जाते हैं, उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, सो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी। मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। स्पीशीज नई नई बनती जाती हैं, लुप्त होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। जो नई स्पीशीज बनती हैं, ठीक है, वो स्पीशीज सरवाइव कैसे करती हैं, अडेप्ट करती हैं जब चेंज इन एनवायरनमेंट आता है। तो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज डायनामिक। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज का कभी भी फिक्स नहीं होता। सो नई स्पीशीज बनेगी, पुरानी लुप्त भी होती जाएगी। अब डायनासोर थे कभी अर्थ के ऊपर, अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं, उनकी स्पीशीज खत्म हो गई है। ठीक है, बट उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट होती है और नई स्पीशीज आ जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? सो अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेट 20 to 40 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। क्योंकि अभी तक हम पूरी अर्थ को एक्सप्लोर नहीं कर सके, पूरी अर्थ को देख नहीं सके, सारी स्पीशीज को फाइंड आउट नहीं कर सके। Clear? So this is expected value, but out of these we have studied 1.7 to 1.8 million species. कितनी species को हम स्टडी कर चुके हैं आज की डेट तक? Clear? So average 1.75 million और 1 million is equal to 1 million किसके इक्वलेंट होता है? 10⁻⁶ यानी 10 लाख। सो 17 लाख या 18 लाख स्पीशीज को हम स्टडी कर चुके हैं। सो दिस इज द डाइवर्सिटी। और यदि हम देखें, इनमें से 1.2 मिलियन जो है वो लगभग एनिमल्स हैं जिनको हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? एंड अप्रोक्सीमेट 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर जिनको हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी कर चुके हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है। क्लियर? उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं। सो इस चैप्टर में हम ब्रीफली उनको पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया कि 1.75 मिलियन यानी कि 17 लाख स्पीशीज या 18 लाख स्पीशीज को हम स्टडी कर चुके हैं। तो इतने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है उनके नाम, उनके कैरेक्टर हम याद कर सकते हैं। अब मैं आपको कहूं कि आपको 17 लाख ऑर्गेनिज्म के नाम याद करने हैं, उनके कैरेक्टर याद करने हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी मच टफ। क्लियर? बहुत ज्यादा टफ है, नियर टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम। इतने ऑर्गेनिज्म के नाम ही नहीं याद हो सकते। तो व्हाट हैपेंड, क्या होगा? तो ये जो डिफिकल्टी है हमारे सामने आई, तो हमने क्या करा? हमने इन ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखना शुरू करा। जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते थे उनको उठा के हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। जिनके कैरेक्टर डिसिमिलर थे, जिनके कैरेक्टर आपस में नहीं मिलते थे, उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। सो हमने कैटेगरीज बनानी शुरू कर दी और उसी को हम बोलते हैं क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है इसमें टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी जो टर्म है, दिस वाज गिवन बाय A.P. D. Candolle। A.P. D. Candolle साइंटिस्ट है, इन्होंने कंसेप्ट किया था टैक्सोनॉमी का। क्लियर? ये टर्म टैक्सोनॉमी भी इन्होंने दी थी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स of classification, identification
एंड नॉमेनक्लेचर। सो इसमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को स्टडी करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, nomenclature and identification. So there are the three attributes. Clear? ये तीन पार्ट होते हैं टैक्सोनॉमी के। क्लियर? सबको पता है क्लासिफिकेशन क्या हो गया? किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना। जब हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम बोलते हैं, उसको एक क्लासिफाइड में कर दिया। क्लियर? नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नामकरण। मैं बाद में इसकी डिटेल बताऊंगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना जरूरी है उसकी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। तो वो नेमिंग कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को एक नेम दे सकते हैं, क्लियर, उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कैटेगरीज हमने बनाई हुई है, उस ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करना। वो नया ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको किस कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी के कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो क्लियर हो गया? एक बार फिर से मैं बता दूं, आइडेंटिफिकेशन मींस नेमिंग, और ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना, उसको हम नॉमेनक्लेचर मींस उसको एक पर्टिकुलर नेम देना। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज में रखना, कौन सी कैटेगरीज को सूट करेगी उसके बारे में। क्लियर? सो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया? कैटेगरी में रखना। कैटेगरी में कैसे रखना है, कौन कौन सी कैटेगरी से, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। सो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, नामकरण, कि किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कैसे करी जाती है। ब्रॉडली हम देखें तो नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम्स हैं, वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वर्नाकुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। लेट्स सपोज अब मैं पंजाबी हूं, ठीक है, इंडियन हूं, क्लियर। तो मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करा, तो मैं उसका नाम